हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट। हम 12th क्लास का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी कर रहे थे। आज उसी से आगे हम सेकंड लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इसके अलावा इससे पहले हमने सीखा था कि एमिशन कौन से तरह का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से निकाला कैसे जा सकता है, जिसमें हमने फील्ड एमिशन के बारे में समझा, थर्मियोनिक एमिशन समझा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, और फिर हमने डिटेल में स्टडी किया था लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो वेरियस लॉज थे उनके बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हुए कौन कौन से ग्राफ हैं जो अलग अलग लाइट की प्रॉपर्टी के साथ में रिलेटेड हमने बनाए थे, वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे। तो आज उसी का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए आइंस्टीन की इक्वेशन हम पढ़ेंगे, और दूसरी जो चीज है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस पे आने वाले डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा लेक्चर के अंदर कि भाई लास्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज स्टडी कर ली थी कि कोई भी एक मेटल सरफेस है और अगर उस पर लाइट फॉल करती है तो इस मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन दैट मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। सो वेल यहाँ पे जो एनर्जी मैंने कहा वो है E इक्वल्स टू एच न्यू, या इसको आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा होता बेटा। और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां जो एनर्जी मैंने यूज की है, कंडीशन है कि अगर ये जो फॉलिंग लाइट की एनर्जी है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को W नोट से रिप्रेजेंट कर दो या फाई नोट से, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और अगर हमने कहा कि भाई जो फॉलिंग लाइट की एनर्जी है इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि वर्क फंक्शन जिसको मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल में क्या होता है, एच न्यू नोट के बराबर होता है, या इसी को हमने कहा था एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पे न्यू नोट क्या है, यहां पे ये थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मींस द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। और ये क्या था, लैम्डा नोट जिसको हम बोल रहे हैं द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट अबोव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो ये सब चीज अपने को वेल अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इंटेंसिटी है फॉलिंग लाइट की आई, यानी इंटेंसिटी, और मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का क्या क्या इफेक्ट रहता है, ये किन किन चीजों को अफेक्ट करेगी। ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। आज हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं पहले। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। हमारे पास एक मेटल सरफेस हमने कंसीडर किया, इस पे लाइट फॉल कर रही है। ये जो लाइट है इसको मैंने कहा कि इसकी एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो सकती है। यहां पे वर्क फंक्शन के फॉर्म में एनर्जी का यूज होगा। बाकी बची हुई एनर्जी किसमें जा रही है, आपने देखा बाकी बची हुई एनर्जी किसमें जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इसमें जा रही है। तो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो इसी चीज के लिए है कि भाई जो लाइट फॉल करेगी दैट इज इक्वल्स टू ई विच इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये एक किस्म से आप कह सकते हो कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसी को और हम एलैबोरेट करेंगे, अलग अलग फॉर्म इसकी निकालेंगे, वो कौन सी है उनको वन बाय वन समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये ई को मैंने क्या लिखा, एच न्यू, ये क्या है हमारा एच न्यू नोट है, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर,
या मैक्सिमम वेलोसिटी का जो स्क्वायर है किसके बराबर आ रहा है, हम लिखेंगे एच न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल आ गया, आया कि नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं एच इंटू सी, और ये बनेगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट। समझ आ रहा है मैंने क्या किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन लैम्डा, तो सी कॉमन आ गया, कांस्टेंट आ गया बाहर, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसके साथ साथ अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, तो आप यहां से ही निकाल सकते हो। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो एच सी, और एलसीएम लेके लिखोगे तो लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट इंटू लैम्डा, ये भी बन जाएगी इक्वेशन। मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल अलग से कुछ भी नहीं है चीज ये, आपको सारी चीज समझ आएगी। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा था, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ रहा है, आप लिखोगे कि हाफ एम वी मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आया है, एच न्यू, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, इसी के बराबर आया है। वेल वी मैक्सिमम अब कितना होगा, वी मैक्सिमम कितना बनेगा, तो मैंने लिखा वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन, यहां पे लिखेंगे m, और इसके स्क्वायर को हटाएं तो बेटा क्या बनने वाला है, वी मैक्सिमम मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं। सो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब हम इससे आगे चलते हैं, इतनी बात तो अपने को समझ आ गई। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। देखो बेटा, अब हमने क्या सीखा कि हमने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो जो है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही पढ़ा था ना हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, इसको हमने डिफाइन किया था कि मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट द एनोड सो दैट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, या ये कहें कि नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन रीच द एनोड, यानी एनोड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रीच ना कर पाए, तो एनोड के ऊपर आपने नेगेटिव पोटेंशियल कितना अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल ही एनर्जी होता है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी फॉर्मूला मिल रहा है, वो कितना मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन E। मतलब इससे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से भी निकाल सकते हैं। वेल हमने तो पढ़ा है, हमने तो अभी अभी एक चीज समझी थी, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी तो एग्जैक्टली किसके बराबर थी, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर थी, है ना। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी मैंने किसके बराबर लिखी है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वेल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या निकल के आया, यहां से अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला मिल गया, बताओ क्या बनेगा, शाबाश, V नॉट इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे H अपॉन E और न्यू माइनस न्यू नॉट, बनेगा ना, ये बन गया बेटा, ये बन गया। और इसी को आप और कैसे लिख सकते हो, HC बाई E, और अंदर आ जाएगी टर्म 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। और इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल
एच सी अपॉन लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू आप लिखना चाहते हो ना, तो ये मिलेगा आपको 12,400, ठीक है, 12,400 ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 12,400। बाकी आप एच सी अपॉन ई और इसका एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट इंटू लैम्डा। ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं? तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल के बताया है, ठीक है। ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी का था और उसके बाद मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताया और उसके बाद आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे सीखा कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब यही फॉर्मूले हमारे घूमते रहेंगे। अगर ये सारी चीज समझ आ गई है तो इससे आगे हम समझते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बना के देता है। ये फॉर्मूले आप यूज करोगे तो समझ आ जाएंगे कैसे यूज करने हैं आपको न्यूमेरिकल के लिए। एक ग्राफ आपने किया था, याद कीजिए, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, ये एक ग्राफ मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी और यहां ले लिया मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या था आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लिया। भाई ये ग्राफ मिल गया मुझे ऐसा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूं तो ये कहां जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा। ये पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम न्यू नोट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इस पे अपने को इस ग्राफ का ये स्लोप पूछेगा, ये थीटा कितना है, एक तो नंबर 1 यानी इसका स्लोप कितना है। स्लोप में आप पढ़ते हो स्लोप क्या होता है बेटा, यानी m इज इक्वल्स टू आपसे टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पूछेगा इसमें, ये कितनी होगी। और ये इंटरसेप्ट पूछेगा, ये इंटरसेप्ट कितना होने वाला है ये भी आपसे पूछेगा, ये इंटरसेप्ट जहां पे जाके y एक्सिस को काट रही है ये लाइन। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। इसको समझने के लिए हम करते क्या है, इसको अभी जो आइंस्टीन इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर करते हैं। मैं यहां बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। मैंने आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी, क्या थी, आपने लिखा E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी के, यही था। अब काइनेटिक एनर्जी को मुझे निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, इसको लिखूंगा मैं एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये एच न्यू नोट होता है, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और ये जो इक्वेशन आई है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, मैथ के अंदर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे m जो है स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, x वेरिएबल है, यहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, न्यू है। सो वेल यहां इस ग्राफ के अंदर मुझे स्लोप पता चला, कंपेयर करने पे इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको कंपेयर किया तो मुझे स्लोप पता चला इस ग्राफ का कितना है। इसको वही स्लोप के पास में लिखते हैं, यहां लिखते हैं, इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया भाई m इज इक्वल्स टू, जिसको आपने टेंजेंट ऑफ थीटा लिखा था, इसके साथ कंपेयर किया तो h के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ गया, h के बराबर, ये पता चला मुझे। यानी कि थीटा कितना हुआ, टेंजेंट ऑफ इनवर्स प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी पता चल गया, एंगल भी पता चल गया मुझे। इंटरसेप्ट की बात करते हैं, ये सी पॉइंट है, इसको मैंने इंटरसेप्ट कहा, तो इंटरसेप्ट कितना आएगा कंपेयर करके, इंटरसेप्ट सी पॉइंट जो है वो हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एच न्यू नोट कह दो, इसी को आप चाहो तो माइनस ऑफ वर्क फंक्शन कह दो, ये माइनस में आ रहा है, ये यहां पे माइनस ऑफ डब्ल्यू नोट यानी वर्क फंक्शन है, ठीक है। इस ग्राफ से ये चीज अपने को इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप कोई और मेटल के लिए भी निकालोगे उसका स्लोप भी सेम यही आएगा।
अगर कोई और मेटल आपने, मान लो ये कोई मेटल M1 थी और मैंने एक और M2 ले ली, उसका ग्राफ बनाओगे तो सेम इसके पैरेलल आएगा, उसका ये इंटरसेप्ट पॉइंट अलग हो सकता है, आगे नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन स्लोप उतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा? टेंजेंट ऑफ थीटा यानी h के बराबर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू h के बराबर। h क्या है? कांस्टेंट है। तो दुनिया के कितने भी मेटल लीजिए, सबका जो स्लोप आएगा ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, h के बराबर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया। इसी के जैसा एक और ग्राफ आपसे पूछेगा, इसी के जैसा एक और ग्राफ हम बनाते हैं। इस ग्राफ के अंदर आपसे पूछेगा, यहां फ्रीक्वेंसी लिया है और इस बार यहां इसने ले लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या लिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई यहां अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसका ग्राफ भी हमने देखा था, काइनेटिक एनर्जी के साथ जो वेरिएशन था वही सब वेरिएशन अपने को किससे मिलेगा? इसके साथ मिलेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे यहां से ये इंटरसेप्ट पॉइंट मिल गया और ये है ओरिजिन। यहां पे ये स्लोप क्या होने वाला है? नंबर 1 तो, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ही है। इसमें सबसे पहले हम अगेन इक्वेशन बना के देखते हैं। भाई जो आइंस्टीन की इक्वेशन थी, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन h न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। सो E को मैंने लिखा h न्यू और ये भी h न्यू नॉट इधर आके माइनस का हो गया इसके, और ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है या नहीं होता है? तो यहां पे हमने लिखा E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पे मेरे पास ग्राफ किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो इससे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट किया, यहां से h न्यू अपॉन E माइनस h न्यू नॉट अपॉन E, ये ग्राफ आ गया। इनके बीच में ग्राफ है। तो वेल मैं इसको सिंप्लीफाई करके चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, पाई नॉट लिख लो या वर्क फंक्शन लिख लो, डिवाइड बाय E। ये आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में? y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो। तो आप देखोगे m की जगह पे यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। हमारा वेरिएबल क्या है? ये हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो बाकी जो बचा है वो m है, यानी स्लोप है। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है? पता लग गया होगा। स्लोप m इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू h अपॉन ई, h अपॉन ई। ठीक है, और अगर मैंने थीटा पूछा आपसे, थीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स आप लिखोगे h अपॉन ई के बराबर होगा। सो वेल ये तो अपने को पता चल गया। इसके साथ साथ मैंने इंटरसेप्ट की बात की। इंटरसेप्ट कितना बनने वाला है इस बार? इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू माइनस ऑफ w नॉट डिवाइडेड बाई ई, या इसी को माइनस ऑफ h न्यू नॉट डिवाइड बाई ई लिख सकते हो। ये इंटरसेप्ट पॉइंट है, यहाँ पे माइनस ऑफ h न्यू नॉट डिवाइड बाई ई है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ अपने को अच्छे से समझ में आ गए। कैसे कैसे लॉजिक लगाना है, ग्राफ से स्लोप वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी पता चल गया। इतनी बात अगर अपने को समझ में आ गई, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ग्राफ रिलेटेड ही। मान लो मेरे पास एक ग्राफ और मैंने बना के देखा। ठीक है, एक ग्राफ मैंने बना के देखा, ये फ्रीक्वेंसी है और यहां पे काइनेटिक एनर्जी ही मैंने ले लिया। अब ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे दो ग्राफ मिल गए अलग अलग मेटल के लिए। एक ग्राफ मुझे ये मिला, एक ग्राफ ये मिला। ठीक है, ओके। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1 है, यहां पे न्यू नॉट 2 है। ये है m1 और ये है m2। ठीक है, इनका स्लोप सेम होगा, अभी पढ़ के आए हैं। इनका स्लोप क्या होगा? सेम होगा, यानी m1 और ये m2। तो m1 और m2 सेम होगा। कितना होगा कोई बता सकता है? यहां पे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। स्लोप कितना आया था? h के बराबर आया था। स्लोप कितना आया था? h के बराबर आया था। तो स्लोप h के बराबर आ गया, यहां पे ये h के बराबर आ गया। और आपसे पूछेगा कि ये दोनों ग्राफ पैरेलल क्यों है? तो पैरेलल क्यों है आप बता सकते हो, क्योंकि इनका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, h के बराबर आता है, इसीलिए कांस्टेंट है एक चीज। अब यहां पे मान लो जिस मेटल के लिए मैंने ये बात की है, यहां पे मैंने एनर्जी, लाइट एनर्जी यूज की E, और ये लाइट एनर्जी एक्चुअल में
ऐसे बोलता है कि वर्क फंक्शन W2 से तो कम है लेकिन ग्रेटर है W1 से, यानी फर्स्ट मेटल के वर्क फंक्शन से ये एनर्जी ज्यादा है और सेकंड मेटल जो है उसके वर्क फंक्शन से ये एनर्जी कम है, फॉलिंग लाइट की एनर्जी कम है। तो अब एक बात है, M2 तो जो है यहां क्या नहीं करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेगा। M2 फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो एनर्जी आपने यूज की है वो एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के बराबर ही नहीं बन रही है। जब तक उसके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं होगी तो ये मेटल अपना फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। लेकिन जैसे ही M1 पे फॉल करेगा, M1 मेटल के ऊपर ये एनर्जी फॉल करेगी तो उसका वर्क फंक्शन देख रहे हो कम है इस एनर्जी से, तो डेफिनेटली ये M1 क्या करेगा, अपना फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। समझ आ गई बात? तो ये चीज समझ में आएगा होगा आपका दोनों तरफ से। अगर मैंने इसके ये चेंज कर दिए, ये एनर्जी इससे भी लेस दिखा रहा है और इससे भी लेस दिखा रहा है, तो दोनों से ही लेस हो गया। क्या दोनों मेटल आपको लगता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा? दोनों ही मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे। वर्क फंक्शन फर्स्ट का भी ज्यादा है इस एनर्जी से, सेकंड का भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एनर्जी जो है दोनों में से किसी भी मेटल के अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके साथ साथ हो सकता है कोई और क्वेश्चन बना करके दे, भाई दोनों को एनर्जी हमने यही दी, दोनों को एनर्जी मैंने E दी है, लेकिन E जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर है किससे, वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड से। ये गिवन है, ये अपने को गिवन है। तो इससे मुझे क्या पता चला, भाई एनर्जी दो ही हिस्सों में तो डिवाइड हो सकती है, या तो किस में जाएगी, वर्क फंक्शन में जाएगी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। आइंस्टीन की इक्वेशन ये बोलती है कि जो एनर्जी जो है दो हिस्सों में डिवाइड होनी है, सबसे पहले तो वर्क फंक्शन को मिलेगी, बाकी बची हुई एनर्जी किसको जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को। तो वेल यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि वर्क फंक्शन से तो ये एनर्जी ज्यादा है, किसके, W2 के। अगर W2 यानी वर्क फंक्शन मेटल का जो वर्क फंक्शन है, M2 मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली मेटल 1 के लिए भी तो ये ज्यादा होगी एनर्जी। ये तो समझ आ रहा है? अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि भाई अगर इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, M2 का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है भाई, इसका वर्क फंक्शन जो भी होता है आपने पढ़ा है H न्यू नोट के बराबर होता है। H तो कांस्टेंट है, तो वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, M2 की ज्यादा है। M2 की ज्यादा है तो M2 का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, किससे, M1 से। अब उसके वर्क फंक्शन से भी एनर्जी ज्यादा है तो डेफिनेटली M1 से भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से M1 और M2 में से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी कंपैरिजन करें काइनेटिक एनर्जी का, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप सीधे से बोल सकते हो भाई एनर्जी तो मैंने दोनों को बराबर दी है, लेकिन M2 ने अपनी ज्यादा एनर्जी यूज कर ली किसमें, वर्क फंक्शन में, बाकी बची हुई एनर्जी किसको जाएगी, इसके फोटो इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो K2 है और इसकी K1, तो डेफिनेटली कहूंगा कि K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके बना सकता है। एक आपको ऐसे पूछेगा, भाई वो जो ग्राफ मैंने बना लिया, मान लो इस टाइप के ग्राफ, ये ग्राफ दिखते हैं, इनको देख करके ही बच्चे घबराने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, ये ग्राफ बना दिया, इसमें मेरे को ग्राफ A, B और ये C दे रखा है, ठीक है, और हमें कह रहा है ये न्यू नोट 1 है, इसको न्यू नोट 2 बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू C है, इसकी न्यू B है और इसकी न्यू A है। कंपैरिजन पूछ रहा है इनकी इंटेंसिटीज, इसकी इंटेंसिटी है IA, इसकी इंटेंसिटी है IB और इसकी लाइट इंटेंसिटी है IC। तो रिलेशन पूछ रहा है IA, IB, IC में, और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज के बीच भी रिलेशन पूछ रहा है। तो ये भी बताई जा सकती है, जब मैंने कहा कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जिन जिन ग्राफ का सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली न्यू A इज इक्वल्स टू न्यू B। न्यू A और न्यू B यानी जो A और B ग्राफ बन रहा है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम।
लेकिन न्यू सी अगर आप देख रहे हो तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, ओरिजिन से ज्यादा दूर है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो न्यू सी इज ग्रेटर, तो इनसे न्यू सी जो है वो ज्यादा है, न्यू सी इन दोनों से ही ज्यादा है। एक तो ये रिलेशन आया इसमें से निकल के। अगर हम इंटेंसिटीज की बात करें तो इंटेंसिटी में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट किसके लिए ज्यादा है, ए के लिए ज्यादा है, तो आप लिखोगे आई ए आई बी लेस देन आई सी, ठीक है, ये रहेगा। देखो इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा। अगर कहीं पे लगता है कि ये दोनों ग्राफ जो है इन दोनों का, मान लो बी और सी ए की लाइन के ऊपर आ रहे होते, अगर मैंने कहा बी और सी जो है ये इसी पे आ गया, बी और सी एक पे ही आ गया, तो उस केस में मैं ये बोल देता कि भाई अगर ऐसा है तो बी और सी, आई ए तो सबसे ज्यादा है, लेकिन आई बी और आई सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस केस में इंटेंसिटीज वो बराबर हो जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार नीट वगैरह के अंदर देखोगे आप मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो ये था मेनली आज के लेक्चर के अंदर जिसमें हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी ब्रॉगली के कंसेप्ट को समझेंगे और उम्मीद करते हैं आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहोगे और बने रहोगे एग्जाम हट टीम के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।